हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव पायोनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर टाइप्स ऑफ एलिमेंट पे आधारित होगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट का नेचर क्या होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हम चार्ज को एक्सेस कर पाते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज के ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे अगर हम अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और सुपरकंडक्टर्स, ये चार तरीके के एलिमेंट्स हम पाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकली नेचर के इन्फ्लुएंस की वजह से हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। अब इन चारों एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि एक आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस एक टर्म होता है, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्ट पैदा करता है, अपोज पैदा करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट फंक्शन है। रेदर देन दैट कुछ और फंक्शंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसपे हमारा चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने टर्म को डिफाइन करते हैं, वो है हमारा चार्ज कैरियर्स। अब जैसा कि नाम है चार्ज कैरियर्स, यानी चार्ज को कैरी करने वाला। चार्ज कैरी करने का मतलब है एक पोजीशन से लेकर के दूसरे पोजीशन तक ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना, उसको हम बोलते हैं कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है, वो सेगमेंट जो चार्ज को यानी कि किसी सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ ले जाए, उसे हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। अब ये चार्ज कैरियर्स हमारे पास कई तरीके से मिलते हैं, जैसे एक है फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल्स और एक है हमारे पास आयंस। एक्चुअली जो फ्री फॉर्म में जो आयंस होंगे वो। चार्ज को कैरी करने के लिए हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई बॉडी से बाहर जाता है तो उस बॉडी को पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर दे देता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी बॉडी के अंदर आता है तो उस बॉडी को नेगेटिव डोमिनेंट कैरेक्टर दे देता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो जो हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स का जो टर्म है वो इन मोर कॉमन डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है और बेसिक इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बेसिक इलेक्ट्रॉन्स में एक छोटा सा अंतर है कि जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन जनरलाइज्ड फॉर्म में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जनरलाइज्ड फॉर्म में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है, बशर्ते फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का नेचर जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर हम अपने कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन को ही अगर हम आधार माने तो हम किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कंडक्टर है, ठीक है। इसके लिए हम एक अपना ऑर्बिट बनाते हैं, एक न्यूक्लियस है अपने पास, और मान के चलिए हमने यहाँ पे 3 ऑर्बिट बनाया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसे हम कहेंगे। अब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमारे पास, यही यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, इसे डिस्क्राइब करना अभी बाकी है। अगर हम सर्टेन मेटल्स या बेसिक कंडक्टर्स का केस लें तो उसके जो एटम्स की असेंबलीज हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से सो कनेक्टेड है। सो कनेक्टेड कहने का मतलब कि हमारा जो कंडक्शन स्टेट है और वैलेंस स्टेट है, ध्यान है, वैलेंस स्टेट कहने का मतलब कि जिस एनर्जी के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करता है अपने किसी ऑर्बिट में, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं, उस एनर्जी स्टेट को हम लोग बोलते हैं वैलेंस स्टेट या वैलेंस बैंड, आप इसे बोल सकते हैं। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्ट लेता है यानी कि कंडक्ट करता है, ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो सकता है इन सर्टेन कंडीशंस। वो कौन सी कंडीशंस है? तो अगर हम बात करें बेसिकली अपने कंडक्टर्स के लिए, तो इसमें हम लोग मोर जनरल अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच रखें तो हम कॉमनली समझ सकते हैं
कि हमारा जो कंडक्शन बैंड है और जो हमारा वैलेंस बैंड है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप होता है, यानी कि एक ही पोजीशन पे लाई करता है। यानी कि अगर ये एलिमेंट्स है तो ये जो ऑर्बिट है हमारा ये और ये, ठीक है, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तीनों का जो एनर्जी स्टेट है वो सेम होगा, ठीक है। अब जब एनर्जी स्टेट सेम होगा तो अपने ऑर्बिटल मोशन के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे जंक्शन अवेलेबल है, यानी कि ये इस एनर्जी स्टेट में भी, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट में भी ट्रेवल कर सकता है और इस एनर्जी स्टेट में भी ट्रेवल कर सकता है। सेम कंडीशन वाइज ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट में भी आ सकता है, इस एनर्जी स्टेट में भी ट्रेवल कर सकता है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट में भी जा सकता है और इस एनर्जी स्टेट में भी साइमल्टेनियसली मूव कर सकता है, क्योंकि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। इसलिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? ये फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने में, यानी कि एक एटम के सीरीज से दूसरे एटम के सीरीज में जाने के लिए ये आसानी से फ्री है, आसानी से ट्रेवल कर सकता है विद द सेम एनर्जी एंड विद द सेम अरेंज्ड एंगुलर मोमेंटम। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रॉन्स के कंडीशन को हम किसी इंसुलेटर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दें तो मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये दोनों क्या है, वैलेंस स्टेट में है और दोनों स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत बड़ा है। इस एनर्जी गैप को बेसिकली हम लोग फॉरबिडन गैप बोलते हैं या फिर बैंड गैप बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो वो साइमल्टेनियसली अचीव कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, या जिसके अंदर वो ट्रांजिशन के अंदर जा सकता है। तो अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो जो लेथल एनर्जी है जिससे वो किसी भी ऑर्बिटल ट्रांजिशन स्टेट को मेंटेन कर सकता है वो है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के साथ अपना ऑर्बिटल ट्रांजिशन कर सकता है अपने वैलेंस स्टेट से बाहर। अगर हम ये जो हम बेसिकली यहाँ पे लेंथ के रूप में देख रहे हैं, ये लेंथ बेसिकली एनर्जी का गैप है, ठीक है। तो जब एनर्जी गैप है तो ये एनर्जी गैप, ये बेसिकली एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप बनाता है, यानी कि ये जो एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा बड़ा गैप है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन कितना भी एनर्जाइज हो जाए, फिलहाल इस बैंड से उस बैंड में जाना इसका रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हमारे उस इलेक्ट्रॉन के पास वो पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है जिसके वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल शिफ्ट किया जा सके वन एटम टू अनदर एटम। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, बशर्ते ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है इंट्रा एटॉमिक ट्रांजिशन के लिए। फिर बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स को लेकर के। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स एक एलिमेंट है जो पार्शियली कंडक्ट करता है, यानी कि वो एक बेहतर कंडक्टर तो नहीं है बट ये पार्शियली कंडक्ट करता है, यानी कि इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्ट करता है। एक्चुअली इंसुलेटर करता ही नहीं है, बट अगर हम कंपैरिजन फॉर्म में बोले तो इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्ट करता है और प्योर कंडक्टर से कम कंडक्ट करता है, यानी कि इन बिटवीन लाई करता है कहीं ना कहीं इसका रेंज। उसी तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर्स में ये दोनों एनर्जी का गैप देखें बैंड में, तो ये बैंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है, ठीक है। इस वजह से इन सर्टेन कंडीशंस ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से जंप करके जा सकता है इस ऑर्बिट में, या यहाँ से जंप करके आ सकता है इस ऑर्बिट में विद द सेम एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। ये जो एनर्जी का कंडीशन है वो यहाँ पे शिफ्टिंग में वो खर्च करेगा, यानी वो वर्क डन के रूप में यहाँ पे कंज्यूम करेगा, ताकि सेम एनर्जी स्टेट के साथ वो अपने दूसरे एटॉमिक स्टेट में वो क्या कर पाए और ऑर्बिट कर पाए। इसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम पर्टिकुलर एनर्जी दे पाए तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी एक चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो इस स्टेट में चले जाए।
और अगर वो चला जा रहा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास अगर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ना अवेलेबल ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन भी उधर नहीं जा पाएगा। यानी इस टिपिकल स्टेट में हम बोल सकते हैं कि हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं, यानी कि सर्टेन काइंड ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइट बी फ्री और नॉट। तो ये है हमारा स्टेट यानी सेमीकंडक्टर का स्टेट। अब बात करते हैं आयंस के स्टेट के बारे में। अब अगर हम कंडक्टर्स के बारे में बात करें तो कंडक्टर्स में बेसिक आयंस का पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन इजी है एक एटम से दूसरे एटम के बीच। लेकिन जैसे हम वाटर का अगर हम एग्जांपल लें, पानी का H2O यानी कि प्योर H2O जो होता है हमारा, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकते हैं या प्योर वाटर भी बोल सकते हैं, वो बेसिकली इंसुलेटर होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड फॉर्म की वजह से उन दोनों एटम्स के बीच का जो हमारा इंट्रा एटॉमिक स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। एक एटम से दूसरे एटम या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, जिसे हम इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। अगर हम जनरलाइज फॉर्म में देखें तो जो हमारा डाइल्यूटेड वाटर, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, जो प्योर वाटर है, वो कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम कुछ उसमें कुछ सर्टेन इम्प्योरिटीज मिला दें जो कि आयनिक फॉर्म का हो, जैसे मोर कॉमन एग्जांपल नमक मिला देते हैं, NaCl, यानी कि Na और Cl जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे पानी में मिलाएंगे तो वो Na+ और Cl- के रूप में उस पानी में जाके मिल जाएगा। और हमने प्रीवियस स्टडी कर रखा है पहले से कि जब भी हम लोग किसी नमक को मतलब नमक या चीनी या फिर कोई भी आयनिक पार्टिकल को जब हम लोग वाटर सोल्यूबल करते हैं तो हमारा बेसिक वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, बशर्ते वेट बाय वॉल्यूम का स्ट्रेंथ हमारा बदलता है। तो वो जो हमने नमक मिलाया है बाहर से पानी में, वो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है डायरेक्टली तो वो कहाँ जा रहा है, तो वो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्टक कर रहा है। यानी कि अगर दो हम लोग वाटर मॉलिक्यूल माने, ये 3, 1, 2, 3, तो इसके बीच के गैप्स को वो भरेगा कौन, NaCl। जिस वक्त ये गैप पूरा कर लिया जाएगा वहां पे डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रेशर चेंज करके या फिर टेम्परेचर चेंज करके इसके डिसॉल्व यानी कि इसके सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम लोग जनरलाइज कंडीशन में हैं, यानी कि अगर हम इसे H2O मान लें, H2O मॉलिक्यूल, और ये भी हमारे पास क्या है, H2O मॉलिक्यूल। तो इनिशियली इन दोनों के बीच का जो गैप था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा था, यानी कि ये इंसुलेटर के सीरीज का था। लेकिन जब हमने NaCl इसमें मिलाया तो क्या हुआ, Na+ और Cl- आयंस के रूप में इसमें वो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है ना, आयोनिक ब्रेक डाउन हुआ वाटर के अंदर। तो मान के चलिए ये जो हमारा पर्टिकुलर आयन है वो Na+ होगा और ये हो जाएगा हमारा Cl-, यानी कि यहाँ पे एक आयनिक स्टेट यहाँ पे कनेक्ट करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस आयंस के थ्रू इस एटम में, फिर इस आयंस के थ्रू इस एटम में आसानी से ट्रांजिशन फेज के अंदर आ पाए, तभी जाकर के वाटर कंडक्शन के स्टेट में आएगा। तो ये हमने सीखा चार्ज कैरियर्स के बारे में, बेसिकली हमने बात किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बारे में। होल्स भी एक सर्टेन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स है जो बेसिकली सेमीकंडक्टर ट्रांजिशन पे वर्क करता है, जिसे हम अपने मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के चैप्टर में हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे। अब इस चार्ज कैरियर की मदद से हम लोग अगर अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो कंडक्टर्स क्या है, जो रेगुलर कंडक्ट यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है रेगुलर अमाउंट में, ठीक है, या फिर हैविंग चार्ज कैरियर्स लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, यानी कि यहाँ पे जो वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स होगा वो फ्री स्टेट में होगा ताकि कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। फिर है इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स, यहाँ पे नॉट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। उसके बाद डू नॉट हैव चार्ज कैरियर्स, इसके पास चार्ज कैरियर्स एब्सेंट है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। रेदर
इन सर्टेन कंडीशंस हम लोग इसको भी मैनिपुलेट करेंगे और देखेंगे कि इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक्स कब कंडक्शन स्टेट में आता है इन सर्टेन केसेस जब हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कंडीशन। फिर आता है हमारा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स पार्शियली कंडक्ट्स और इसके पास लेस चार्ज कैरियर्स, यानी इसके पास लेस चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होता है। जैसा हमने बात किया इंसुलेटर के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मे भी फ्री स्टेट में जा भी सकता है और फ्री स्टेट में नहीं भी जा सकता है। यानी कि अगर हम इस एजम्पशन को मान के भी चले तो फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जो उतनी एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे ताकि वो कंडक्शन स्टेट में आ पाए। जबकि कंडक्टर्स में सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने एनर्जाइज्ड होते हैं जिसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होता है, यानी उनके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है ताकि वो एक ऑर्बिट से अपने दूसरे एटम के सेम एनर्जी के ऑर्बिट में आसानी से ट्रेवल कर पाए, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बोल पाते हैं। जबकि इंसुलेटर्स में ये रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में आता है। तो लेस चार्ज कैरियर्स एंड आर प्रेजेंट देन दैट ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर्स के कंपैरेटिव इसके पास चार्ज कैरियर्स की संख्या कम है। और इसके पास चार्ज कैरियर्स के रूप में कौन कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और होल्स भी है इन सेमीकंडक्टर्स। और एक स्पेशल एलिमेंट्स है हमारे पास दैट इज कॉल्ड सुपरकंडक्टर्स। एक्सट्रीमली कंडक्ट्स, नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एब्सेंट होता है सुपरकंडक्टर के पास, यानी कि सुपरकंडक्टर एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लासिफाइड एलिमेंट है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस पे काम करता है। तो अगर रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, यानी कि चार्ज के ट्रांजिशन में कोई रेजिस्टेंस या अपोजिशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडक्शन का केस यहाँ पे तैयार करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे लिए यहाँ पे तीन एलिमेंट हमारा दो एलिमेंट हमारा मेजर फोकस पॉइंट है, वो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स का अपना एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसका जो वर्किंग थ्योरी है वो थोड़ा कैरेक्टराइज्ड है, इस वजह से हमने इसे सेपरेटली डिस्कस करना होगा अपने मॉडर्न फिजिक्स के सेक्शन में, जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस। और सुपरकंडक्टर्स को हम लोग अपने मैग्नेटिक सेक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से हम सुपरकंडक्टिव बिहेवियर हम कैरेक्टराइज करते हैं और किस तरीके से हम उस कंडीशन को मैनिपुलेट करते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं अपने फिजिक्स के सिलेबस में। तो ये था हमारा बेसिक एलिमेंट्स, चार्ज कैरियर्स। अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं, जैसे अब हम यहाँ पे अपने एलिमेंटल टाइप को मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब हमने बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंडीशन में कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट वहाँ के प्रॉपर्टीज में भी हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया था एक टर्म, वो था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। नो डाउट जनरलाइज कंडीशन में सही है, असल में इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड नॉट ऑलवेज, यानी कि नॉट ऑलवेज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हर वक्त लाइक चार्जेस यानी कि सिमिलर पोलैरिटी की चार्जेस एक दूसरे को रिपेल नहीं करती हैं। कभी कभी रिपल्सन के जगह अट्रैक्शन भी एडवांटेज लेता है। कब ऐसा कंडीशन अवेलेबल होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन है हमारे पास, अगर हमने दो बॉडीज को लिया, ठीक है, मान के चलिए ये दो बॉडीज हैं हमारी Q1 और Q2। क्योंकि हमने बात करना है लाइक चार्जेस के बारे में, इस वजह से हमने दोनों को माना प्लस, और अगर दोनों माइनस है तो दोनों माइनस, दोनों प्लस है तो दोनों प्लस हमने अज्यूम किया, A और B। अब यहाँ पे एक टर्म है Q1 एंड Q2 इज कंपेरेबल, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच एक कंपैरिजन अवेलेबल है। अब यहाँ पे कंपैरिजन का मतलब क्या है? कंपैरिजन का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है Q1 का और जो मैग्नीट्यूड है Q2 का, वो एक दूसरे पे कंपेयर कर पाए, यानी कि एक चार्ज बहुत बड़ा नहीं है दूसरे चार्ज से। जब हम यहाँ पे बात करते हैं बहुत बड़ा का, तो यहाँ पे मतलब होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन।
यानी हम एक चार्ज बड़ा हो सकता है, आप Q1 को बड़ा मान सकते हैं या आप Q2 को बड़ा मान सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस बड़ा का हो सकता है, स्लाइटली बड़े का हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत डिफरेंस अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स में आ जाए वहां हमारे पास प्रॉब्लम है। यानी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि ये जनरलाइज्ड कंपेरेबल स्टेट है, यानी कि अगर आप 100 मान ले तो 100 कूलम मान ले, तो आप दूसरे को 1 कूलम मान ले, आप उसे 0.5 कूलम मान ले, या आप उसे 10 कूलम मान ले, ये कंपेरेबल स्टेट है। बट अगर एक कूलम है और एक 1000 कूलम हो या 5000 कूलम हो, ठीक है, तब वहां पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करने को हमें मिलेगा। जैसे अगर कंपेरेबल स्टेट में है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच होगा रिपल्सन। ये यहां पे रिपल्सन ही वर्क करेगा। लेकिन अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक को हम लोग मैग्नीट्यूड में ही बड़ा करेंगे, मान के चलिए ये स्टेट है Q1 का प्लस में, हमने प्लस पे देखना है इसको, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन अवेलेबल है दैट इज Q1 इज मच मोर स्मॉलर देन Q2, यानी कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बहुत बड़ा है Q1 से, यानी ये मैग्नीट्यूड में छोटा है और ये मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा है। आइए अगर हम इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको कैलकुलेट करें तो आप हम इस पर मान लेते हैं -2000 कूलम, ठीक है, और यहां हम मानते हैं +2 कूलम। अगर हम देखें 2 कूलम और 2000 कूलम में एक का जो मैग्नीट्यूड है वो सर्टेन कंडीशन में बहुत बड़ा है इस वाले कंडीशन से, यानी कि 2000 कूलम बहुत बहुत बड़ा है 2 कूलम वाले वैल्यू से, ठीक है। और अगर हमने इन दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कंसीडर नहीं किया, पॉइंट चार्जेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है या काफी फार डिस्टेंस पर पॉसिबल किया जाता है, ठीक है ना, तो यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत बड़ा ना हो, नहीं तो पॉइंट चार्जेस के रूप में कंसीडर हो जाएगा ये। तो अगर दोनों के बीच की दूरी ज्यादा ना हो, यानी काफी क्लोज हो एक दूसरे के, तो क्या होगा, यहाँ पे इंडक्शन फिनोमिना पार्ट लेगा, इंडक्शन ऑफ चार्ज पार्ट लेगा। अब जब इंडक्शन फिनोमिना यहाँ पे पार्ट लेगा तो हमने क्या सीखा था कि प्लस माइनस को इंड्यूस करता है और माइनस प्लस को इंड्यूस करता है, और अगर हमने दोनों बॉडी को अगर हमने कंडक्टर अज्यूम कर लिया, ठीक है, ऐसे तो रिवर्स इंडक्शन भी टेक प्लेस होगा, बशर्ते हमने एक तरफ के कंडक्शन स्टेट को ही एक तरफ के इंडक्शन स्टेट को हमने यहाँ पे कंसीडर करना है, दैट्स इनफ। तो अब इसके पास कंडीशन क्या है, इस बॉडी के पास देखिए पहले से था इसके पास कितना +2 कूलम, ठीक है, जो इसके पास इनिशियली अवेलेबल था। फिर जब ये +2000 कूलम इंड्यूस करेगा इस बॉडी को तो इस पे कितना चार्ज अवेलेबल हो जाएगा, -2000 कूलम। whereas ये अगर हमने A और B, A को हमने कंडक्टर माना है, ठीक है, यहाँ पे A और B को हमने कंडक्टर मानना है, क्योंकि कंडक्टर में 100% इंडक्शन होता है रिवर्स पोलैरिटी के साथ। अगर ये इंसुलेटर होता तो ये -2000 कूलम ना हो करके लेस अमाउंट में होता है, जैसे कि -1000 कूलम, -500 कूलम एक्सेट्रा, तब ये इफेक्ट देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा जो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों ही बॉडीज को हमने कंडक्टर मानना है, ये +2 कूलम के साथ इनिशियल वैल्यू है, ये +2000 कूलम के साथ है, दोनों के बीच का सेपरेशन कम रखना है, तब ये बॉडी इस बॉडी को इंड्यूस कर देगा और तब 100% इंडक्शन होगा ड्यू टू कंडक्शन स्टेट, कंडक्टर की वजह से, और जो हमारा नेट चार्ज हमारे पास यहाँ पे कंसीडर होगा वो होगा -1998 कूलम, ठीक है, -1998 कूलम। यानी कि जो अब हमारा नेट चार्ज है वो क्या है, -1998 कूलम माइनस में, और ये चार्ज सपोज टू बी क्या है हमारा प्लस में, चूंकि हमने +2000 माना था। तो अब जो हमारा फाइनल कंडीशन है वो है +2000 और -1998, ठीक है, एक रिवर्स इंडक्शन भी होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको। लेकिन
जब हम लोग बात करते हैं इंडक्शन के बारे में तो हम लोग पार्शियल स्टेट में मेजर टू माइनर इंडक्शन को ही पार्ट देते हैं, हम लोग माइनर टू मेजर इंडक्शन को पार्ट नहीं देते हैं। अनलेस अगर हम दे भी पाए तो ये +2 कूलम इस पे -2 कूलम का इंडक्शन रखेगा और ये बनेगा +1998 कूलम। तो हमें यहाँ पे नेचर को जस्टिफाई करना है, तो ये है माइनस और ये है प्लस। तो माइनस और प्लस के बीच क्या होगा, माइनस और प्लस के बीच क्या होगा, यहां पे आएगा अट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है इस कंडीशन में सेपरेशन इज स्मॉल, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, तब जाके ये कंडीशन देता है। इस वजह से हम बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि इन दिस कंडीशन ये अट्रैक्शन रिपल्शन की जगह क्या कराता है, अट्रैक्शन को पार्टिसिपेट करा देता है, इसी वजह से नॉट ऑलवेज का टर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस के बीच, तो अनलाइक चार्जेस में ऑलवेज का कंडीशन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। वजह बहुत कॉमन है इसके पीछे, अगर आप उसमें इंडक्शन को लेकर के पार्टिसिपेट करें, यानी कि जनरलाइज कंडीशन तो ठीक है मेरा कंपेरेबल स्टेट का, लेकिन अगर हम दो अलग अलग चार्ज को कंसीडर करें तो आप -2 कूलम मान लीजिए और इसको प्लस 2000 कूलम मान लीजिए। तो जब इसको इंड्यूस करेगा तो इनिशियली -2 कूलम था, फाइनली इसके पास -2000 कूलम आ जाएगा, प्लस है तो माइनस इंड्यूस करेगा तो नेट क्या हो जाएगा, -2002 कूलम, यानी अब स्टिल माइनस और ये क्या है स्टिल प्लस, और माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। इसलिए अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड ऑलवेज, बट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमेशा ध्यान रखना है। इस स्टेट में काफी ज्यादा हिंड्रेंस होता है हमारे एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे, यानी कि जब हम इंडक्शन करते हैं तो इंडक्शन में हमारा जो एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर, जहां पे हमने K के वैल्यू को जस्टिफाई किया था एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वहां पे हमने देखा था कि जो हमारा इंडक्शन का रेशियो होता है, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंडेंट फंक्शन के रूप में काम करता है, डिपेंड होता है। इसी वजह से यहाँ पे एलिमेंट का नेचर क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। ये था हमारा बेसिकली फोर्स, और हमने फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स देखा, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टराइज किया हमने एलिमेंट्स के टाइप को। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, तो दुनिया में हर एक कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स अपने एक कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अगर हम फील्ड के रूप में बात करें तो कोई भी स्पेस फील्ड किसी स्पेस फोर्स का प्रोड्यूसर होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी फील्ड इनविजिबल फॉर्म में होता है, जिसे हम लाइंस के फॉर्म में टारगेट कर लेते हैं, अपने उसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। रेदर उसका जो एक्सेसिबिलिटी होता है वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया जाता है या फिर डायरेक्ट फील नहीं होता है। इन फील्ड के रेंज में हमें एक्सपीरियंस करने के लिए उस फील्ड को हमने एक फोर्स को फील करना होता है। जैसे अगर ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, यानी कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के पास क्या है, अपने ग्रेविटेशनल रेंज है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर मैं इस चौक स्टैंड को यहाँ से मैं छोड़ूं तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो जहां पे मैंने चौक को होल्ड करके रखा था, अगर मैं इस चौक को उस पोजीशन से हटा दूं और फिर उस पोजीशन को यहाँ पे वो पोजीशन कहीं था, अगर इस पोजीशन को मैं एनालाइज करूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे सर्टेन फील्ड का, यहाँ पे फील्ड तो है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, बशर्ते वो एनालाइज नहीं हो रहा है वहां पे। ठीक है, तब हमने क्या किया, उस फील्ड को फील करने के लिए हमने क्या किया, इसको रखा चौक को एज ए डमी, एज ए टेस्ट मास हमने रखा, और फिर इसे हम जैसे रिलीज करेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि
कि यहाँ पे एक फील्ड अवेलेबल है जो कि इस टेस्ट मास पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा है, यानी कि फोर्स तभी लगेगा जब वो फील्ड के रिस्ट्रिक्शन में रहेगा। यानी कि दुनिया में हर एक फंडामेंटल या फंडामेंटल फोर्स बोले उसके लिए एक कोरस्पॉन्डिंग फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स फील करने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होने का कंडीशन बिल्कुल एसेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब हम बात करते हैं अपने टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये एक रीजन है, इट इज ए रीजन, इट इज ए रीजन around a charge where another charge experience electric force, यानी it is the region around a charge where another charge experiences electric force। यानी कि एक चार्ज के पास वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई अनदर चार्ज को रखे या टेस्ट चार्ज को आप बोले या पॉइंट चार्ज को रखे तो वो उस पर एक फोर्स फील कराएगा। जैसे मान के चलिए हमने एक चार्ज को कंसीडर किया, दैट इज Q, ठीक है, और स्मॉल q अज्यूम कर ले, और ये उसके चारों तरफ का क्या है? रीजन है। ये वो रीजन है, कितने डिस्टेंस पे हमने मान लिया? r डिस्टेंस पे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? स्फेरिकल है। क्योंकि जो हमारा फील्ड होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, चारों तरफ होगा। ये एक रीजन है, स्फेरिकल रीजन है, जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे सरवाइव करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? अब अगर हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज को हम डेल्टा क्यू के फॉर्म में हम लोग मान लेते हैं, डेल्टा क्यू। तो अगर ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, और इसे भी हम पहले इनिशियली पॉजिटिव मान लेते हैं, और डेल्टा क्यू अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमने क्या देखा था? प्लस प्लस, यानी कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स किधर फील किया जाएगा? F वेक्टर अगेंस्ट, यानी कि बाहर की तरफ। लेकिन अगर यही चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा? अगर यही चार्ज नेगेटिव हो तो ये फोर्स किधर फील किया जाएगा? वो होगा अंदर की तरफ, यानी कि अट्रैक्शन यहाँ पे काम करेगा पर्टिकुलर। तो ये चार्ज, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसे हमने क्यों रखा? इसे हमने बस टेस्ट करने के लिए रखा है कि क्या उस टेस्ट चार्ज पे इस फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर उस चार्ज पे, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, और अगर फोर्स फील नहीं किया जा रहा होगा तो वहां पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। रेदर इलेक्ट्रिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, यानी कि काफी ज्यादा डिस्टेंस तक वो माइनर से माइनर मैग्नीट्यूड में ही फोर्स को फील करता है। तो इसका मैथमेटिक्स क्या है? इसका अप्रोच क्या है इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करने का? तो इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी टर्म्स हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ही पर्टिकुलर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टर्म दिया जा रहा है। और इसका एक और नाम है, आपको याद रखेंगे, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोले या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोले, ठीक है। इज डिफाइंड एज द रेशियो of
इलेक्ट्रिक फोर्स टू द टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम या तो I से या तो E से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और ये इसका जो फॉर्मूला है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स टू द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या, ये, और टेस्ट चार्ज का क्या, मैग्नीट्यूड। ये क्या लेना है हमारा, हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमने इसे इस्तेमाल करना है, यानी F बाई डेल्टा Q, और इससे हमें रखना है मॉड में, ताकि मैग्नीट्यूड वर्ड पर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहे। ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ऐसे हम लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म को हम E से ज्यादातर रिप्रेजेंट किया करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर यहाँ पे हम अपने डेल्टा Q को यानी टेस्ट चार्ज के वैल्यू को अगर हम 0 कर ले, ठीक है, यानी कि एब्सेंट कर ले। अब जैसे कि ये टेस्ट मास था ग्रेविटी के केस में, यहाँ ग्रेविटी है, ये टेस्ट मास हमने रखा, इस पर फोर्स फील हुआ और ये नीचे की तरफ गया। ठीक है, मान के चलिए अगर ये ना होता, अगर यहाँ पे यानी कि ये मास ना हो, आपसे एब्सेंट होता, तो इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता या नहीं होता, तो ऑफ कोर्स हम लोग का जवाब होगा कि फील्ड तो होता, बशर्ते जब तक कोई दूसरा मास ना आए, इस पे एक्सपीरियंस नहीं किया जा पाता। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडीशन नहीं है। वो क्या है कि अगर यहाँ पे चार्ज ना होता, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज अगर यहाँ एब्सेंट होता तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो अगर ये टेस्ट चार्ज ना होता यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा Q की वैल्यू हमने क्या पुट करना था, 0। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 0 पुट कर देंगे तो ये जो हमारा बेसिक टर्म है वो फंडामेंटली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी नॉट डिफाइंड की तरफ हो जाएगा। इस वजह से इस टर्म को क्लासिफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू 0 का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या शो करेगा कि द टर्म डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू 0, रादर इट टेंड्स टू 0 बट नॉट 0। अब यहाँ पे चीज टर्म देखेंगे हम लोग कि ये जो डेल्टा Q है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो है स्केलर क्वांटिटी, बशर्ते फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इस पे एक वेक्टर नोटेशन होगा। तो अगर यहाँ पे फोर्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो हमारा इक्वलिटी होल्ड करेगा वो यहाँ भी वेक्टर सिंबल को ओरिजिनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी वहां पे माना जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हुआ फील्ड। और फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है जो जनरलाइज फॉर्म में आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में देखा होगा कि कोई भी फील्ड, ठीक है, दुनिया में कोई भी फील्ड वो उसके पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है, माइनस dv बाय dr होता है। तो यहाँ पे E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना जाएगा, और पोटेंशियल का पर्टिकुलर यूनिट होगा हमारा वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर, और डिस्टेंस हो गया मीटर, वोल्ट पर मीटर, दैट इज V बाय M। यानी हमारे पास यहाँ दो ऐसे सेक्शंस अवेलेबल हैं, एक है न्यूटन पर कूलम और दूसरा है वोल्ट पर मीटर। ये दोनों ही ऐसे यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अवेलेबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखा कि किसी चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग एक रीजन जहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज फोर्स फील करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसका इलेक्ट्रिक फोर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज अवेलेबल। अगर हमने इसी फॉर्म को बिल्कुल सिंप्लीफाई या जनरलाइज फॉर्म में हमने देखा
तो मान के चलिए एक चार्ज है हमारे पास Q और ये एक रीजन है, कितने डिस्टेंस पे हमने मान लिया, तो r डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं, ये है डिस्टेंस r, और यहाँ पे दूसरा चार्ज है दैट इज Q, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जो कूलम्ब्स फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स, वो क्या हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 कौन है, वो है कैपिटल Q, और Q2 क्या है, स्मॉल q by r स्क्वायर। और अगर हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, दोनों चार्ज को अगर हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो ये एक रिपल्सन फॉर्म पाएगा, यानी कि दूर जाएगा फील्ड, यानी सेंट्रल से अगेंस्ट द सेंटर काम करेगा ये फोर्स। तो ये तो है हमारा फोर्स का फॉर्मूला ना। इन जनरल अगर हमारे पास Q का टर्म, ये Q जो है हमारे पास टेस्ट चार्ज, वो एक्चुअल चार्ज हो पॉइंट चार्ज के रूप में, देन हमें लिमिट का यूज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, E इज इक्वल टू F बाई E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q, ये फॉर्मूला से फोर्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, जिस पे हमें फोर्स फील करना है, वो है कैपिटल स्मॉल q। और रेफरेंस चार्ज कौन सा है मेरा, वो है ये है रेफरेंस चार्ज। तो क्या होगा हमारे पास, एफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस, और हमने सीखा था कैप का ट्रांजिशन आर कैप के फॉर्म में, ठीक है। तो आर कैप से यहाँ पे हम डायरेक्शन को अवेलेबल करा सकते हैं, ऐसे वो एक्स डायरेक्शन के लिए आप आई कैप भी यूज कर सकते हैं, ब्रदर आप आर कैप लेके ज्यादा बेहतर है। फिर है नीचे क्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, क्यू से मैग्नीट्यूड से ये क्यू को आप कैंसिल आउट कर पाएंगे, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप। ये एक वेक्टर ट्रांजिशन का फॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर के असेंबलाइज्ड फॉर्म में हमने इसे डिस्कस किया है। अगर हम इसके कॉमन मैग्नीट्यूड की तरफ मूव आउट करें, अगर तो हम क्या लिख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं what is electric force between two charges, that is k, और what is k, k is 1 by 4 pi epsilon naught। what is k, k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, k q by r square इन स्केलर टर्म, ठीक है, या केवल मैग्नीट्यूड, that is called magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम टर्म दे सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 by 4 pi epsilon naught, जिसे हम 9 into the power 9 भी बोलते हैं इन मैग्नीट्यूड, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। अब इसके डायरेक्शन के असेंबलीज के बारे में हम बात करते हैं ना। यहाँ पे हम दो स्टेट्स को देखते हैं, जैसे फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम पहले सीरीज को देखते हैं। मान के चलिए आपके पास एक रेफरेंस चार्ज है Q, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसी भी चार्ज को, तो हमने यहाँ उस चार्ज को पोजीशन करना है जिस पे फोर्स फील किया जा रहा होगा, और वो फोर्स क्या है, ये टेस्ट फॉर्म में, टेस्ट चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। तो डायरेक्शन, रेफरेंस चार्ज का डायरेक्शन तो कॉमन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आपने फोर्स के डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ टेस्ट चार्ज का यूज करना है आपको। ये अब इसके लिए आप ये देखिए,
यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, हमने बोला फॉर पॉजिटिव चार्ज आप रेफरेंस चार्ज को पॉजिटिव भी माने फंडामेंटली, किसी भी रेफरेंस कंडीशन को आप पॉजिटिव मानते हैं तो आपका जो न्यूटन मेथड्स है वो क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है हमेशा। तो ये प्लस है, प्लस क्यू, तो क्या होगा इन दोनों प्लस के बीच एक रिपल्सन आएगा। ये पोजीशन को हमने फिक्स किया है रेफरेंस को, तो इस पर फोर्स किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड इंटरेक्शन होता है उसका डायरेक्शन भी सेम होता है। यानी अगर हम इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करें तो अगर आप इस मेथड को यानी कि क्यू के फॉर्म को, रेफरेंस को अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज कर दें तो हम पाते हैं कि जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड असेंबली में होगा, जैसे मान के चलिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, तो इसमें फोर्स किधर फील होगा, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स फील किया जाएगा इस पॉइंट चार्ज के द्वारा। यानी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था E इज इक्वल टू F वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि F वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर ले तो Q इंटू E वेक्टर। यहाँ पे ये जो सिंबल है चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव से भी मतलब नहीं है, आपने नेगेटिव से भी मतलब नहीं है, आपने यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड को ध्यान देना है। और अगर हम बात करेंगे फॉर नेगेटिव चार्ज तब डायरेक्शन क्या होगा हमारा, तो मान के चलिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तब हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे रिपल्शन आएगा, और रिपल्शन आएगा तो फील्ड के अगेंस्ट फोर्स वर्क करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच का डायरेक्शन रिवर्स है, इसी वजह से यहाँ जो F वेक्टर होगा ये होगा माइनस Q E वेक्टर। आप यहाँ पे ध्यान दें तो पॉजिटिव के लिए प्लस है और नेगेटिव के लिए माइनस है, लेकिन ये सिंपली को समझने का तरीका नहीं है। ये जो Q, ये प्लस की वजह से यहाँ प्लस और इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस नहीं, वो जो माइनस Q है ये तो मैग्नीट्यूड है, यानी इस माइनस की वजह से ये माइनस नहीं है, ये माइनस जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये प्लस बस इस वजह से है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स सिमिलर डायरेक्शंस में है। यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इन दोनों ही कंडीशन से आप देख पाएंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एडवांटेज फॉर्मूला है हमारे पास अवेलेबल, जिसमें आप बोल सकते हैं एक तो ये फॉर्मूला है के क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, यानी K की वैल्यू के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा E इज इक्वल टू Q F। आप वेक्टर के साथ लिख सकते हैं, आप बिना वेक्टर के लिख सकते हैं, वो अपने जस्टिफिकेशन, यहाँ हमने केवल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। यानी अगर आपके पास फोर्स अवेलेबल है तो आप Q से मल्टीप्लाई करके, आप Q से मल्टीप्लाई सॉरी उल्टा लिखना होगा, F इज इक्वल टू Q E, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया तो आपने बस जिस चार्ज पे, जिस पर्टिकुलर चार्ज पे आपने फोर्स को चेकआउट करना है उसके मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दे, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे आसानी से रिवर्स बैक हो जाएगा। जैसे F इज इक्वल टू Q 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली हम लोग बस रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय R स्क्वायर। सिंपली कौन सी है हमारी, डिस्टेंस R, एक कैपिटल Q एक
इस क्यू के चारों तरफ वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स फील किया जा रहा होगा। देख सकते हैं अब अगर मैग्नीट्यूड किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज ज्यादा बड़ा फील्ड क्रिएट होगा। यानी कि जैसे जैसे क्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी और जो फोर्स होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, वो भी स्ट्रांग होगा। और रिवर्स फॉर्म में जैसे जैसे क्यू का मैग्नीट्यूड आप कम करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड में डाउन होगा। प्लस यहाँ पे एक और फॉर्म है, वो है इसका डिस्टेंस। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स दो टर्म्स पर डिपेंड होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा, आर की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा। Q1 Q2 की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो F इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेम कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। यहाँ पे सिंगल क्यू है, यानी कि जैसे जैसे आप Q की वैल्यू बढ़ाएंगे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और जैसे जैसे आप R की वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। यानी कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोजीशन पे वीक होगा। जैसे हम लोग अर्थ के जैसे ऊपर की तरफ हम जाते हैं वैसे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेंड होने लगता है। उसी तरीके से चार्ज से दूर जाते वक्त आपका जो पर्टिकुलर फोर्स होगा और जो फील्ड होगा वो क्या होगा, ड्रॉप आउट होगा, कम होता चला जाएगा। तो ये है हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी बोलते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी जिसका हम इलेक्ट्रिक कंडीशन हमने देखा। और इन सेम कंडीशन हमने यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं एक रूटीन न्यूमेरिकल जनरलाइज्ड फॉर्म में और साथ ही इसे हम मीडियम के लिए भी यहाँ पे आसानी से इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे अगर इन शॉर्ट हमने दो एग्जांपल को अगर हम कंसीडर करें, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज है और 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमने फील्ड निकालना है, वो 3 मीटर उसके स्फेरिकल सेक्शन में होगा। ठीक है, ये फील्ड। तो इस पोजीशन पे फील्ड क्या होगा? अभी हमने पॉजिटिव के लिए देखा था फील्ड बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए फील्ड अंदर की तरफ होगा। स्पेसिफिकली हम लोग इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा 1/4πε0 या कूलम्ब कांस्टेंट के Q/r², यानी E = 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 5/3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, यानी कि ये सेपरेशन है 3। तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। E की वैल्यू है 5 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब। सेम मैग्नीट्यूड को अगर हम इंट्रोड्यूस करें ग्रेटर डिस्टेंस पे, मान के चलिए इस बार ये जो डिस्टेंस है हमारा वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले 3 मीटर इस्तेमाल किया था, तो इस बार आप इसे 9 मीटर इस्तेमाल कर लीजिए या 6 इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, इससे बड़ा कर लेते हैं। तो तब क्या होगा, इसका फॉर्मूला 1/4πε0 का 9 × 10⁹ Q की वैल्यू क्या है, ओनली 5, और हमने R की वैल्यू बढ़ा दी है। तो R का वैल्यू 6, यानी R का स्क्वायर यानी 6 × 6। तो कैंसिल आउट करें 3 2 2, यानी क्या आ जाएगा 5/4,
5/4 को आप डिवाइड करेंगे तो 1.25 इंटू 10⁹ न्यूटन और कूलम। और देखिए ये था 5 और ये था 1.25, ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि अगर हमने मैग्नीट्यूड रखा सेम और r की वैल्यू के साथ हमारा जो रेगुलर मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी तरीके से अगर हम अपना मीडियम इंट्रोडक्शन रखें, यानी किसी मीडिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम, तो हमने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन आर के वैल्यू को हमने इंट्रोड्यूस किया था के के साथ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और जब हम इस वैल्यू को के लिखते हैं तो वो कूलम्बिक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर्टिकुलर हम अगर इस वैल्यू को मीडिया के लिए रिप्रेजेंट करें, जैसे कि मान के चलेंगे ये एक मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। बट हम किसी मीडियम में, किसी मीडियम के अंदर, तब अगर हम कोई चार्ज को रिप्रेजेंट करें तो इसके चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग जो फील्ड आएगा उस रेंज में, ठीक है, तो आप क्यों मान लीजिए आर डिस्टेंस पे ही अगर हमने देखा, तब क्या है फॉर्मूला, इस मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर या के गिवन है, लेट्स सी, और पर्टिकुलर इस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो क्या है, ओनली एप्सिलॉन। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके साथ भी, सो ई मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन लिखिए या एप्सिलॉन एम लिख करके भी आप मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप एम नहीं लिखते हैं तो भी आप मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। जनरलाइज्ड फॉर्म, जो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट हमने यूज किया था, नॉट इस्तेमाल किया था, वो वैक्यूम के लिए किया था। अब हम लोग पर्टिकुलर किसी मीडियम में हैं, इसलिए हम लोग एप्सिलॉन एम इस्तेमाल करेंगे यहाँ, और इस एप्सिलॉन एम को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन एम जो है हमारा वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी ई मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए वैल्यू क्या है, 9 बाई एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर। या अगर आपको डाइलेक्ट्रिक टर्म के रूप में आप इसे इस्तेमाल करें तो एप्सिलॉन आर के जगह इस्तेमाल क्या करना है, जस्ट के, आप इस एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, जस्ट के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, या एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से बड़ी रहती है। यह है फॉर्मूला इन कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है दो चार्जेस के बीच, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, और किसी मीडियम में वो डिक्रीज कर दी जाती है। अगर हम किसी कंडक्टिंग मीडियम के बारे में बात करें, अगर हमारा मीडियम कंडक्टर हो तो कंडक्टर के लिए हमने के की वैल्यू या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या पढ़ा था हमने, वो था हमारे पास क्या, इन्फिनिटी। अब अगर आप इन्फिनिटी यूज करेंगे, यानी ई का वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी इस्तेमाल करें, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के लिए देखें या मेटल्स के लिए आप इस्तेमाल करें तो 9 × 10⁹ बाई इन्फिनिटी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आने का मतलब है कि कंडक्टर के लिए या मेटल्स के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0।
यानी कि किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में ना तो आप फोर्स को एक्सर्ट करा सकते हैं दो चार्जेस के बीच, और ना ही आप वहां पे फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए आप फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। अब जिस तरीके का पोजीशन हमने, जिस तरीके के प्रॉब्लम्स हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में देखा था, एक्चुअली सेम कंडीशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फेस करना है। ठीक है, यहाँ पे बस एक चार्ज एब्सेंट होता है। जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को टर्म आउट हम कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे हमने केवल टर्म आउट करना है अपने पोजीशन को, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम हो, या फिर जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हो, सारे के सारे जगह हमने बिल्कुल सेम कंडीशंस को वहां पे रखना है, जैसा इंट्रोडक्शन हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ किया था। आज इलेक्ट्रिक फील्ड के इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और कुछ सिस्टम्स के बारे में।